अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द चैलेंजेस दैट आर मैनिफेस्टिंग देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। यानी क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल के यूज़ से कौन कौन से इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले कि फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, इसके अलावा कोयला और नेचुरल गैस, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। और इनको फॉसिल फ्यूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेड एनिमल और प्लांट के फॉसिल्स यानी मुर्दा जानदारों की बाकियात से पैदा होते हैं। ठीक है, और इन्हें एज अ फ्यूल, एज अ ईंधन यूज़ किया जाता है, इसलिए वजह से इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। अब वो मुर्दा जानदार या फिर डेड प्लांट्स जो कि आज से कोई हज़ारों साल पहले, मिलियन ईयर्स अगो, मर गए और ज़मीन के नीचे दफन हो गए, और उनके केमिकल और बायो केमिकल डिग्रेडेशन के नतीजे में फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन फॉसिल फ्यूल्स जो हैं दे हैव हाई कंटेंट ऑफ कार्बन, इसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है। और जब हम फॉसिल फ्यूल को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं तो वो जो कार्बन कंटेंट है वो हमारे इन्वायरमेंट में जाता है और हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का सबब बन रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा, कोयला जो है, कोल इज़ द डर्टीएस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल। अब कोयला जो है वो हमारी जो अर्थ है, हमारा ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है, उसमें अगर 1 डिग्री इंक्रीज़ हो रहा है एनुअली, तो उसमें से 0.3 डिग्री जो है वो कोयले की वजह से। ठीक है, 1 डिग्री में से 0.3 डिग्री का रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोयला। तो जो सिर्फ कोयला है वो हमारे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की एक सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल है, यानी कि ख़ाम तेल जो कि ज़मीन से निकाला जाता है और फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए मुख्तलिफ जो है फ्रैक्शंस को अलग किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि फिर उसको हम एज़ अ फ्यूल गाड़ियों में, मोटर बाइक्स में, ट्रेन्स में, एरोप्लेन्स में, और इसके अलावा इंटरनल कंबस्शन इंजन्स को रन करने में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, सब में इसका यूज़ है, सब में इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये भी हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन एमिशन की एक बड़ी वजह है। ठीक है, कार्बन एमिशन से मुराद के वो तमाम ज़राए कि जिसकी वजह से कार्बन कंटेंट हमारे इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्या है जी, इसके अलावा जो है एक बड़ी वजह जो है हमारे इकोसिस्टम के डिस्टर्ब होने की, या कह लें कि हमारे क्लाइमेट चेंज की, वो ये है कि बहुत से जो बहरी जहाज़ होते हैं जिसमें ऑयल टैंकर्स होते हैं, तो वो किसी वजह से अगर ऑयल लीक हो जाए तो वो क्या होगा कि वो मेराइन लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ऑयल जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, वो पानी के ऊपर एक तय बन जाएगी उसकी, और सनलाइट जो है वो पानी के अंदर जो मुख्तलिफ जानदार या पौधे हैं उन तक नहीं पहुंच पाएगी, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से मेराइन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है, वो जानदार मर जाते हैं, और उसकी वजह से बहुत हमारा जो कह लें कि ओशियन इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा नेचुरल गैस जो है ये रिलेटिवली क्लीनर एनर्जी सोर्स है एज़ कम्पेयर टू कोल एंड ऑयल, और इसको भी हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि इसको हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और गाड़ियों में भी हम यूज़ करते हैं नेचुरल गैस को इन टर्म्स ऑफ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पे यूज़ की जाती है। तो अब हम देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थ सिस्टम में इसका क्या इफ़ेक्ट है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। अब जब हम फॉसिल फ्यूल्स की कंबसन करते हैं यानी बर्न करते हैं, तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि अर्थ के एवरेज एनुअली जो टेम्परेचर है उसके इंक्रीज़ होने का सबब बन रही हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, ये सूरज से आने वाली रेडिएशन को ज़मीन तक पहुंचने देती हैं, लेकिन ज़मीन से टकराने के बाद जब ये शुआएं वापस एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो ये
गैसेस उन रेडिएशंस को इंट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का औसत दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ठीक है, और ये एक बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग की। अब इससे होगा क्या, जब ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होंगी फॉसल फ्यूल के, अब इससे क्या हो रहा है कि इससे जो बारिशें हैं उनके पैटर्न तब्दील हो रहे हैं, उनकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इस तरह जो है समुद्री बहाव भी तब्दील हो रहा है, और साथ ही साथ जो हमारी आबो हवा है ये इसको भी मुतासर कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट है कि रिड्यूस एयर क्वालिटी एंड हार्म लाइफ। ज़ाहिर बात है, जब आलूदगी में इजाफा होगा तो हमारी जो एयर की क्वालिटी है वो भी, उसमें भी कमी होगी। जब फॉसल फ्यूल की कंबस्टन होगी तो उससे हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें इजाफा होगा। तो वो क्या करेंगे कि वो सांस की बीमारियां पैदा करेगी, और माहौलियाती आलूदगी का सबब तो बन ही रही है। नेक्स्ट जो है वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस की अगर शिद्दत में या ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं तो ज़ाहिर बात है वो क्या करती हैं, वो रेडिएशन को इंट्रैप करके रखती हैं, रोक के रखती हैं, जिसके ज़मीन का औसत दर्जा हरारत बढ़ रहा है और आर ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही हैं, और जो हमारा क्लाइमेट है, मौसम इस पर असरअंदाज हो रही है, आलूदगी की वजह बन रही है, और इनडायरेक्टली भी सांस की बीमारियां भी पैदा कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है स्मोक। स्मोक बेसिकली क्या है, ये स्मोक धुआं और फॉग धुंध, इसका कम्बिनेशन है। अब जब हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड और इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये मौजूद होंगे तो ये क्या करेंगे, हमारी हवा को भी आलूदा करेंगे और स्मोक की वजह बनेंगे। अब ये जो स्मोक है इसके बड़े ही ख़तरनाक असरात होते हैं। ठीक है, ये फालिज, दिल की बीमारियों का, फेफड़ों के कैंसर का, सांस की बीमारियों का, ठीक है, और इवन के मौत का ख़तरा भी होता है, जो कि बीमारियां स्मोक की वजह से पैदा होती हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, यानी ग्लोबली ओवरऑल अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन में इजाफा हो रहा है फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल से। अब 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसका 99% जो है वो फॉसल फ्यूल से आ रहा है, फॉसल फ्यूल को इस्तेमाल करने से पैदा हो रहा है। नेक्स्ट जो है राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, यानी आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, ये हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे। एक अंदाजे के मुताबिक इस सदी के आखिर तक जो हमारी अर्थ है, हमारा ग्लोब है, इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री तक बढ़ चुका होगा। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये ह्यूमन हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रही है और करेगी। वाटर सप्लाईज डिस्टर्ब होंगी, एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं, और इसके लिए बहुत सारे मसाइल होंगे। जो कोस्टल एरियाज़ हैं, साहिली इलाके, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे, सी लेवल जो है वो राइज़ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तूफ़ान आएंगे। इसके बाद जो है आइस एंड स्नो मेल्टिंग। अब जब दर्जा हरारत बढ़ेगा तो ज़ाहिरी बात है उससे जो हमारे आइसबर्ग्स हैं या ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, ठीक है, और पिघलने के नतीजे में क्या होगा, समुद्री लेवल बढ़ेंगे, सैलाब वगैरह आएंगे, मौसमी तब्दीलियाँ आएंगी, ठीक है, और और जो हमारे पास ताज़ा पानी यानी पीने के काबिल जो पानी है, ठीक है, उसके ज़खायर में भी मसाइल पैदा होंगे। इसके अलावा ये जो फॉसल फ्यूल को हम यूज़ कर रहे हैं जो कि कार्बन एमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह बन रही है, इससे जो बारिश है यानी प्रेसिपिटेशन, तो बारिश की एसिडिटी में भी इजाफा हो रहा है, इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन। बेसिकली फॉसल फ्यूल्स को जब बर्न किया जाता है तो उससे सल्फ़र के कंपाउंड्स कन्वर्ट होते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड में या सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, जो कि बारिश के पानी के साथ, वाटर वेपर्स के साथ मिलके एसिड रेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड कन्वर्ट होंगे एसिडिक नाइट्रिक एसिड में और सल्फ़र के ऑक्साइड कन्वर्ट होंगे एसिटिक एसिड में, और ये जो एसिड रेन है ये हमारे फ्रेश वाटर जो सोर्सेज हैं उसको भी ये कॉन्टेमिनेट कर रहा है, ख़राब कर रहा है। इससे और क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की सतह है, ठीक है, या कह लें कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी है उसमें भी कमी आती है, ठीक है,
और ये पानी जब जाएगा समुद्रों में तो क्या होगा कि वहाँ पे एसिडिटी काज करेगा, वहाँ पे जो मेराइन लाइफ है, फ़िश वगैरह, ठीक है, उनकी लाइफ के लिए भी ख़तरा है। और एसिड रेन जो है वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह बनती है, यानी जो रॉक्स हैं उनमें से जो मादनियात है वो अपने साथ बहा ले जाती है, ठीक है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत काम किया होता है तो उन बिल्डिंग्स की खूबसूरती पे भी असर डालती है। इसी तरह एसिड रेन जो है इज़ एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी एसिड रेन एक ऐसी रेन जिसमें किसी भी वजह से नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के हाई लेवल्स, हाई कंटेंट्स मौजूद हों तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। इसके अलावा जो फॉसल फ्यूल्स ऑयल स्पिल्स हैं, यानी तेल का अखराज होना, ठीक है, तेल बरदार जहाज़ों से, यानी वो टैंकर्स जो कि तेल को एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर वो तेल किसी तरह, ऑयल किसी तरह लीक हो जाए, ठीक है, या फिर किसी वजह से वो फट जाए, धमाका हो जाए, तो इससे भी क्या होगा, इससे पानी भी और लैंड भी और इवन के बाकी कम्युनिटीज़ भी वो भी डिस्टर्ब होंगी। अब यहाँ पे एक मेजर इंसिडेंट का ज़िक्र है कि जो जो गल्फ़ ऑफ मेक्सिको है वहाँ पे एक हादसा हुआ था जिसमें डीप वाटर हॉरिज़ॉन कैटास्ट्रोफी, जिसमें तकरीबन जो है 4.9 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो ज़ाया हो गया था, ठीक है। और ये किस वजह से हुआ था? ड्यू टू ऑयल स्पिल्स। तो इसलिए जो है फॉसल फ्यूल्स, इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। फॉसल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, इनकी प्रोसेसिंग करना, इनको ट्रांसपोर्ट करना, इट इज़ अ वेरी बिग इशू। और ये इतना सेफ़ कह लें कि बज़ाहिर इतना महफूज तरीका नहीं है। अब वो इलाके जहाँ पे ड्रिलिंग करके ये ऑयल निकाला जाता है तो वहाँ कोई भी अगर हादसा हो तो वो साथ मौजूद कम्युनिटीज़ को भी थ्रेट करता है, ठीक है। और इसी तरह जो कोयले को निकाला जाता है, ठीक है, कोयला जो है वो भी वाटर रिसोर्सेज को कंटेमिनेट कर रहा है, यानी कि आलूदा बना रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो स्ट्रेस फॉर लोकल स्पीशीज़, जो लोकल स्पीशीज़ है यानी मकामी स्पीशीज़ जो हैं उनके लिए भी मसाइल का सबब बन रहा है। जो पावर प्लांट्स हैं दैट बर्न फॉसल फ्यूल्स, यानी वो वाले पावर प्लांट्स जहाँ पे फॉसल फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है, तो उन पावर प्लांट्स को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए क्या किया जाता है कि दरियाओं और नदियों से फ्रेश पानी लाया जाता है, फ्रेश पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और जो फिर वार्म वाटर होता है तो वो वापस उन्हीं नदी या दरियाओं में बहा दिया जाता है, जिससे जो लोकल कम्युनिटी है या लोकल स्पीशी हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं और इनडायरेक्टली ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब भी कर रहा है। उसके बाद देखिए क्लाइमेट चेंज हैव अ हाईली अनइक्वल इम्पैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा जो मौसमी तब्दीलियाँ आई हैं पूरी दुनिया में। हम देखते हैं कि पहले की निस्बत अब बारिशों की शिद्दत और दौरानियाँ मुख्तलिफ हैं, और ख़ास तौर पर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ होती हैं और ये जो आलूदगी है, ये कम आमदनी वाले जो इलाके हैं या लोग हैं उन पर ज़्यादा असर डालती है। यूएनओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज जो है, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, ये 2030 में तकरीबन 120 मिलियन से ज़्यादा लोगों को गुर्बत की तरफ धकेल देगी। और इससे जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर गरीब ममालिक होते हैं, गरीब लोग होते हैं, और इससे उन लोगों के रहने और काम करने की जगहों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि ग्रीन हाउस गैसेज और जो कन्वेंशनल एयर पोल्यूटेंट्स हैं इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये बाकी फ़िज़ाई आलूदगियों से, इनमें फ़र्क ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं एक लंबे अरसे तक फ़िज़ा में रहती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज वंस emitted remain in the atmosphere for very long periods of time, typically decades to hundreds of years, यानी जो है ये दहाइयों से सैकड़ों साल तक माहौल में रह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जो फॉसल फ्यूल्स जो हैं, ठीक है, उनसे जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, उससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये किस तरह कम्युनिटी को, लोकल स्पीशीज़ को और हमारे ग्लोब को इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये टॉपिक, ये लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।